पंजाब में कपूरथला के भुलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जलालाबाद पुलिस उनके चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित निवास स्थान पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ ड्रग तस्करी का एक पुराना मामला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जल्द उन्हें जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सुखपाल खैहरा को 2015 के एक पुराने ड्रग केस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जांच चल रही थी। इसमें डीआईजी की अगुवाई में बनी एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस एसआईटी में 2 एसएसपी भी शामिल रहे हैं, जबकि सुखपाल खैहरा का कहना है कि ये एक झूठा केस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस मामले में राहत दी है। वहीं सुखपाल सिंह खैहरा ने गिरफ्तार होने से पहले कहा कि ये पंजाब में जंगल राज बदलने की भावना से काम कर रही है। क्योंकि मैं सीएम भगवंत मान का विरोध करता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी सांसद इल्हान ओमार ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत कनाडा के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निज्जर हत्या मामले में कनाडा की जांच में पूरा समर्थन करना चाहिए। बता दें, इल्हान ओमार भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के विरोध में अपना पक्ष रखा है। इल्हान ओमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम इस बारे में जानकारी देने का अनुरोध कर रहे हैं कि क्या अमेरिका में भी इसी तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारतीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा मामला है तो एक भारतीय सांसद के रूप में वे विदेश मंत्रालय से इस बात की जांच करने की आग्रह करेंगी कि इल्हान ओमार ने साल 2022 में पाकिस्तान फंड पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा कैसे किया। बता दें, साल 2022 में इल्हान ओमार ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की और मुजफ्फराबाद भी गई थी। भारत ने इसे छोटी सोच वाली राजनीति करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में बीते दिन बुधवार देर रात तक प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की। ये बताया जा रहा है कि नड्डा व शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने वाले नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर नड्डा और शाह ने नेताओं को नसीहत भी दी। इसी बीच अचानक दोनों नेताओं की संघ पदाधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग व दूसरे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। वहीं मीटिंग से निकले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसदों को चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। सांसदों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला राजस्थान में लागू होता है या नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। बैंकों के साथ कथित रूप से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने बुधवार को मुंबई की एक अदालत में कहा कि वे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन जेल के चिकित्सा अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें, गोयल फिलहाल कथित बैंक ऋणी धोखाधड़ी के संबंध धन शोधन मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बुधवार को उनकी जेल हिरासत विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने 4 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पेशी के दौरान गोयल ने कहा कि वे कई स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन अधिकारी उनके बारे में कोई रिपोर्ट अदालत को नहीं दे रहे हैं। उनके वकीलों ने उनके लिए घर का पका खाना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन भी किया। बता दें, ईडी की ओर से जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया था। पिछले दिनों गोयल के मुंबई और दिल्ली के 8 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। 538 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में छापेमारी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती चली गई थीं। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 मैतेई स्टूडेंट्स की डेड बॉडी की तस्वीरें सामने आने के बाद फिर हिंसा भड़क गई है। बुधवार को राजधानी इम्फाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 घायल हुए हैं, जिसमें ज्यादातर स्कूली छात्र हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर अफसा से दूर रखा है। बता दें, बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला किया और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का पुतला जलाया गया।
इम्फाल वेस्ट जिले में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्ट्रेट के बाहर आगजनी की कोशिश की। वहीं घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों को आग लगा दी गई और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। इम्फाल में प्रदर्शनकारियों के भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, नकली बम फेंके और पैलेट गन भी चलाई। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्होंने 98 साल की उम्र में तमिलनाडु में आखिरी सांस ली। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन था और उनका जन्म साल 1925 में तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। स्वामीनाथन को एक कृषि वैज्ञानिक, प्रशासक और मानवतावादी माना जाता है। उन्होंने धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उत्पादन कर सकें। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बाद में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक व 1989 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया। बता दें, भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए स्वामीनाथन को 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दानिश अजीम उर्फ अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सद्दाम के दुबई भागने की चर्चा थी। उस पर अशरफ को बरेली जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा उमेश मर्डर की प्लानिंग में भी उसके शामिल होने की चर्चा रही है। सद्दाम अपनी बहन जैनब फातिमा के काफी करीब था। उसी के माध्यम से वह अतीक गैंग में अपनी जगह बना रहा था। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सद्दाम की तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ की ओर से सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सूत्रों की माने तो यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर में ऑपरेशन चलाकर सद्दाम को गिरफ्तार किया है। सद्दाम की गिरफ्तारी से 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जानकारी सामने आने की संभावना है। सद्दाम के खिलाफ एडीजी की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सद्दाम पर बरेली में 2 केस दर्ज हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्यों में तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए दौरा शुरू कर दिया है। चुनावी राज्यों में तैयारियों का आकलन करने के लिए चुनाव आयोग शुक्रवार से राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर होगा। इस मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शुक्रवार को जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग राजस्थान पुलिस, आयकर, उत्पादन शुल्क, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, रेलवे और एयरपोर्ट आदि के नोडल अधिकारियों से भी बातचीत करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 अक्टूबर से 3 दिनों के लिए तेलंगाना में रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव वाले 5 राज्यों में से आखिरी 2 राज्यों के दौरे के बाद चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान पूरे पंजाब में रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के समर्थन में हरियाणा के किसान भी आ गए हैं। बता दें, किसान बड़ी संख्या में रेलवे लाइनों के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि किसान 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रॉलियों में सोने के लिए गद्दे भी किसान साथ लेकर आए हैं। वहीं 19 जत्थेबंदियों ने 17 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। इसमें मोगा रेलवे स्टेशन, अजीतवाल व डगरू, होशियारपुर, गुरदासपुर व डेरा बाबा नानक, जालंधर कैंट, तरन तारन, संगरूर के सुनाम, पटियाला का नाभा, फिरोजपुर के बस्ती टैंकावाली व मल्लावा वाला, बठिंडा के रामपुर फूल, अमृतसर के देवीदासपुरा व मजीठा, फाजिल्का, मलेरकोटला के अहमदनगर में यह प्रदर्शन अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद बीआरएस एमएलसी के कविता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण बीजेपी ने इस बिल को पास किया है। बता दें, महिला आरक्षण बिल पर मीडिया से बात करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा
कि ये बीजेपी की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, बल्कि दूसरे पार्टियों के दबाव का असर है, जिसके कारण बीजेपी को ये बिल पास करना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे हम सभी दुखी हैं। हम इस बात से भी दुखी हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। बीजेपी की खामियों को गिनाते हुए कविता ने कहा कि दक्षिण की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग हमेशा ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके क्षेत्र के मुद्दे उठा रही है, और इसलिए यहाँ का परिणाम अलग होता है। बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए उन्हें तेलंगाना में भी कर्नाटक की तरह नकारात्मक परिणाम ही मिलेगा।